मूवी की शुरुआत में हमें एक बच्ची को दिखाया जाता है जिसे उसके दादाजी कुछ बता रहे होते हैं। वो इस बच्ची से बताते हैं कि बेटा, हमारे पास इस हवेली की तरह एक और पुरानी हवेली है जिसमें मेरे माता पिता रहा करते थे। उस हवेली के पास आर्य वैद नाम का एक पेड़ था जिसके नीचे शेषनाग की एक मूर्ति थी और उनकी पूजा भी की जाती थी। अब एक दिन हुआ ये कि उस मूर्ति को किसी ने चुरा लिया। इसके बाद वो पेड़ भी सूख गया, उसके सारे पत्ते गिर गए, मगर उनमें लगे फल एकदम ताजा थे। उन फलों को देखकर मेरे पिता ने जब उन्हें तोड़ा और कपड़े में लपेटकर कमरे में रख दिया। फिर कुछ दिनों के बाद जब उन्होंने उस कमरे में देखा तो पता है वहां क्या देखा? वहां पर कपड़े में लिपटे हुए इन फलों से नीले रंग की रोशनी निकल रही थी। जब उन्होंने कपड़े को हटाकर देखा तो वो फल खास और कीमती रत्नों में बदल गए थे, जिसे अरुदम कहा जाता था। और फिर दोस्तों, वो बच्ची अपनी अंगूठी को देखती है जिसमें वही अयारदम होता है। आगे उस बच्चे के दादा उसे बताते हैं कि ज्योतिषों ने जब ये देखा तो उन्होंने इस कीमती रत्नों को छुपाने की सलाह दी, क्योंकि अगर किसी को भी इनके बारे में पता चल गया और ये चोरी हो गए तो दोस्तों इससे उनके परिवार का खात्मा हो जाएगा। इसीलिए वो आगे कहता है कि मैंने और तुम्हारे पिता ने इस हवेली का निर्माण कराया जिसके एक सीक्रेट चैम्बर में हमने इन रत्नों को आज भी संभाल के रखा हुआ है। वेल, यहां से सीन चेंज होता है जहां पर अम्मू नाम की एक लेखिका के ऊपर किसी ने जानलेवा हमला किया होता है। हालांकि उसकी जान नहीं गई, पर वो हॉस्पिटल में है। पुलिस अभी भी तलाश कर रही है कि आखिर किसने यह हमला किया। तो जब अम्मू पर यह हमला हुआ ना दोस्तों, तब वो अपने कमरे में थी और घर उसके पिता के अलावा कोई नहीं था। पुलिस अम्मू के पिता से पूछताछ करती है तो पुलिस को पता चलता है कि अम्मू एक कहानी लिख रही थी और जब से उसने एक कहानी शुरू की थी तब से वो परेशानी में थी। इस कहानी को लिखने से अम्मू के दोस्त ने भी उसको मना किया था। तो अम्मू की दोस्त पुलिस को बताती है कि अम्मू को सपने में एक मैंशन और एक लड़की दिखाई देती थी। यही कारण था कि अम्मू ने इस हवेली और इस लड़की की कहानी को लिखना चालू कर दिया, क्योंकि उसकी ये कहानी सच्ची थी। ऐसी हवेली सच में थी और सच में उसके अंदर किसी लड़की ने अपनी जान दे दी थी। कहा जाता है कि उस लड़की की आत्मा अपने प्रेमी के इंतजार में अभी भी उस हवेली में कैद है। तो फिर क्या था? ये सुनने के बाद अम्मू चली गई उस कहानी को लिखने के लिए हवेली में, जहां पे कहा जाता है कि उस लड़की के अलावा यहां एक और मौत हुई। और दोस्तों, अब दिखाते हैं कि अम्मू को दिन के उजाले में ना एक कमरे से किसी के नाचने और गाने की आवाज आती है, और जब अम्मू उस कमरे में जाकर देखती है तो उसे अपने सामने एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है जो कि चंद पलों में हो जाती है गायब। अम्मू भी काफी डर जाती है, इसीलिए वो बाहर वहां से आ जाती है। अब यहां से आगे अम्मू के पिता बताते हैं कि इसी के बाद अम्मू वापस लौटी और अगले दिन किसी सफर पर अपने दोस्त सिद्धार्थ के साथ निकल गई। फिर वहां से जब वो वापस आई तो उसके साथ सिद्धार्थ था, जिससे अम्मू हंस हंसकर बातें कर रही थी। मगर उसके जाने के बाद मैंने अम्मू के चेहरे पे अजीब सी चिंता देखी। अगले दिन अम्मू अकेले कहीं गई और शाम को 6 बजे लौटी। वो आते ही पहले कुछ लिख रही थी और लिखने के तुरंत बाद ही वो कुछ टाइप करने में लग गई। अम्मू का पिता कहता है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने जब तक अम्मू जाग रही थी तब तक नीचे बैठकर टीवी देखने की सोची। मगर कुछ देर के बाद अम्मू के चिल्लाने की आवाज आई और जब मैं ऊपर जाकर देखा तो मेरी बेटी जमीन पर पड़ी हुई थी। फिर मैं उसे तुरंत हॉस्पिटल पहुंचाया। दोस्तों, पुलिस को पता चल जाता है कि अम्मू खतरे से बाहर तो है फिलहाल, लेकिन अभी उसे होश नहीं आया। लेकिन पुलिस को कहीं से तो अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू करनी थी। तो बस फिर क्या था? पुलिस अम्मू की उस कहानी को पढ़ने में लग जाती है। इसे लिखना शुरू करने के बाद ही उसके ऊपर मुसीबत आना शुरू हुई थी। क्योंकि यह कहानी असली घटना पर आधारित, तो पुलिस को इससे कुछ तो सबूत जरूर मिलेंगे, क्योंकि उनका मानना होता है कि अम्मू का कोई दुश्मन तो नहीं है, तो पक्का ये कहानी ही असली मुजरिम तक पहुंचाने का जरिया होगी। तो यहाँ शुरुआत होती है दोस्तों इस कहानी की, जो कहानी थी कर्णिका नाम की एक लड़की की। दोस्तों, कर्णिका के बचपन का रूबी हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, और जिस साथ को अम्मू ने देखा ना, वो कर्णिका की ही थी। कर्णिका अपने पिता की हवेली में अपने बड़े भाई करण के साथ रहती थी, और इस हवेली के देखभाल और बाकी का काम वासु नाम का एक आदमी किया करता था। और कर्णिका दिल की काफी अच्छी थी। वो डांस सीखने के लिए एक आर्ट स्कूल जाया करती थी, जहां पर उसको एक आर्टिस्ट से प्यार भी हो गया, जिसका नाम था नंदन। नंदन और कणिका दोनों ही एक दूसरे को काफी पसंद करते थे, जिनकी इस लव स्टोरी के बारे में कणिका की दोस्त आराधना सब कुछ जानती थी। और कर्णिका का भाई कर्णन काफी ज्यादा सख्त और अपनी बहन पर नजर रखने वाला था। कर्णिका अपने भाई से काफी डरती भी थी। वो एक दिन की बात है दोस्तों, कर्णिका का जन्मदिन आता है, तो नंदन से मिलने के लिए वो अपने दोस्त शिवा के साथ जाती है। शिवा का काम था किसी के आने पर कर्णिका को इशारा करना। फिलहाल नंदन तो कर्णिका को उसके जन्मदिन के तोहफे के तौर पर एक बॉक्स देता है, जिसमें दोस्तों हम उसी शेषनाग की मूर्ति को देखते हैं। कर्णिका इस मूर्ति को देख नंदन से पूछती है कि तुम्हें ये कहां से मिली? दोस्तों, पता है ये वही मूर्ति है जो आर्यवेदा नाम के उस चमत्कारी पेड़ के नीचे से चोरी हो गई थी, और नंदन को इस बारे में पहले कर्णिका ने बता दिया था।
कणिका नंदन से कहती है तुम आज हवेली में आ जाना, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। इसी दौरान दोस्तों वहां पर कर्नलन आ जाता है, जिसको देखकर कणिका शिवा को मूर्ति वाला वो बॉक्स देकर खुद चली जाती है। अब रात में नंदन कणिका के कहे अनुसार चुपके से उससे मिलने के लिए हवेली में आ जाता है। यहाँ वो बातों ही बातों में कणिका से कहता है कि मैं अगले जन्मदिन में तुम्हें तुम्हारे गले के नेकलेस से भी महंगा नेकलेस बनवा कर दूंगा। ये सुनते ही कणिका हंसने लग जाती है और नंदन से कहती है कि इस नेकलेस में लगा हुआ यह जैदम रत्ना इतना महंगा ना, क्या बताऊं, तुम कभी उतना कमा भी नहीं पाओगे। इतना कहने के बाद कणिका दीवार पर लगे एक व्हील को घुमाती है, जिससे पास की अलमारी के अंदर एक खुफिया दरवाजा प्रकट होता है और उस दरवाजे को खोलकर कणिका नंदन को अंदर लेकर जाती है, जहां बिल्कुल अंधेरा होता है। अब इस खुफिया जगह को देखकर नंदन कहता है कि तभी सब इस महल को रहस्यमय महल कहते हैं। तो कणिका कहती है ये कुछ भी नहीं है, हमारा पुश्तैनी महल इससे भी ज्यादा रहस्यों से भरा हुआ है। फिर ये लोग चलते चलते एक कमरे में पहुंच जाते हैं, जहां सामने एक बक्सा होता है जो कि लॉक है, लेकिन इस बक्से को खोलने के लिए कोई चाबी नहीं है, बल्कि कणिका की अंगूठी की जरूरत पड़ती है। उसके जरिए ये बॉक्स खुल जाता है। तो यहाँ अंदर दोस्तों काफी सारे उसी तरह के रत्न मौजूद होते हैं, जिनको देखकर नंदन की आंखें फटे की फटी रह जाती है। और हवेली के इस रहस्य के बारे में कणिका और कर्नल के अलावा किसी को पता नहीं था, इसलिए उसने नंदन से वादा किया कि तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगे, ओके। कणिका उस बॉक्स में अपने गले का हार उतार कर रख देती है, क्योंकि आज उसका जन्मदिन था ना, इसलिए उसको ये हार पहनने को मिला। और काफी पहले की बात है, इन चोर ने इन रत्नों को चुराने की कोशिश की थी, मगर उसे कणिका के पिता ने पकड़ लिया था, और तभी से कणिका को कभी कभी इजाजत मिलती है ये पहनने के लिए। अभी दोस्तों ये लोग बात ही कर रहे थे कि तभी इनको कर्नलन की गाड़ी की आवाज आती है, जिसको सुनते ही दोनों वहां से बाहर आ जाते हैं और करणकर अंदर को छुपकर भाग जाने के लिए कह देती है। इधर जब कर्नलन घर आता है तो उससे वासु कहता है कि यहाँ पर तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, ऊपर से तुमने गलत नशेड़ी और आवारा लोगों का साथ किया हुआ है। इतनी देर से घर आ रहे हो, बताओ क्या तुम्हें पता नहीं है कि तुम्हारी एक जवान बहन भी है। कर्नन कहता है कि मेरे मैटर में आप ना बोलिए, और वही बात करने का आगे तो मैं उसको संभालूंगा। इतना कहकर कर्ण अंदर चला जाता है। इसी दौरान जब वह खिड़की की तरफ देखता है ना, तो उसे वहां से नंदन भागते हुए दिखाई देता है। इसको देखकर कर्ण उसका पीछा करता है और काफी दूर पीछा करने के बाद आखिरकार वो उसे पकड़ लेता है। उसे पकड़ने के बाद कर्ण पहले उसे फो मारता है और लगातार पूछता है कि तुम हवेली में इतनी रात क्यों आए थे। यहाँ कर्ण की मार खाने से बचने के लिए नंदन बोल देता है कि मैं कणिका से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ था, और कणिका का नाम सुनते ही कर्ण नंदन को और भी ज्यादा मारने लगता है। वो तो नंदन को जान से मार डालता, लेकिन तभी कर्नल को उसका दोस्त रोक लेता है। साथ ही कर्नल नंदन से कहता है कि अगर आज के बाद इस गांव में भी कहीं दिखाई दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। बस दोस्तों अगली सुबह होते ही नंदन गांव छोड़कर चला जाता है, लेकिन उसने आराधना के जरिए, जो कि कणिका की दोस्त है, उसके जरिए कणिका को एक खत भिजवाया होता है, जिसमें उसने लिखा होता है कि मुझे यहां से जाना होगा, तुम्हारे भाई के रहते हम एक नहीं हो सकते, इसलिए कणिका तुम मुझे भूल जाओ। ये पढ़कर कणिका पूरी तरह से रोने लग जाती है। इसी बीच दोस्तों कर्णन ने आराधना का कणिका से मिलना और कणिका का डांस क्लास जाना सब कुछ छुड़वा दिया था। मतलब कणिका अपने घर में कैद हो चुकी। अब कणिका ने काफी दिनों से कुछ खाया भी नहीं होता। इसे वासु समझाने की कोशिश करता है, लेकिन कणिका कुछ भी खाने से मना कर देती है। फिर वासु इस बारे में कर्नलन से जाकर पूछता है कि तुम्हारी बहन कुछ नहीं खा रही है, वो कोई दुश्मन नहीं है तुम्हारी, उसको समझाओ, जो भी हुआ उसको बुलाकर माफ कर दो उसे। ये सुनकर कर्ण कहता है कि वो मेरी भी बहन है, लेकिन उसके कमरे से एक अनजान आदमी मौजूद था। यह कोई नॉर्मल बात तो नहीं है, मगर मैं अपनी बहन से प्यार भी तो करता हूं। इतना कहकर कर्ण खुद अपने हाथ से खाना लेकर कणिका के कमरे में जाता है, जहां पे वो देखता है कणिका की लाश। शायद कणिका ने यहां खुद की जान ले ली थी। तो देखकर कर्णन एकदम से शॉक। अब दोस्तों इस कहानी को पढ़ने के बाद पुलिस अपनी तफ्तीश में लग जाती है, तो उसे पता चलता है कि असल सच्चाई कुछ और है, जो कि शायद अमू ने कहानी में नहीं लिखी। दरअसल जो नंदन था ना, वो असल में कणिका से प्यार नहीं करता था, बल्कि उसने कणिका से प्यार का नाटक उसके घर में इन रत्नों को चुराने के लिए किया। और जब कणिका ने नंदन को वो रत्न दिखाए थे, तो उस दौरान कर्ण है ना, तो कणिका ने उस बॉक्स को वापस से बंद कर दिया था। लेकिन यहाँ नंदन ने हाथ लगाकर बॉक्स को बंद होने से रोका, और साथ ही जल्दी से कुछ रत्न और जो भी स्टोन्स थे सब चुरा लिए, जिसे उस समय उसने एक आदमी को दे दिया, क्योंकि नंदन को इस काम को करने के लिए पैसे मिले थे। पुलिस अब नंदन को पूछताछ करके छोड़ देती है। हालांकि उनको पता है कि नंदन कुछ छुपा रहा है, लेकिन पुलिस फिलहाल चुप रहती है। और पुलिस को अमू के दोस्त सिद्धार्थ ने कुछ तो बताया था, लेकिन पुलिस अभी कुछ और जानना चाहती थी। साथ ही उनके पास इसका सबूत नहीं था कि नंदन ने अमू को मारने की कोशिश की है। अब पुलिस को दोस्तों अमू की चीजों से एक पेन ड्राइव मिलती है, जिसमें कुछ वीडियोस होते हैं। दरअसल अमू के पीछे पिछले कुछ दिनों से एक गाड़ी लगी हुई थी, जिसमें 3 लोग बैठे होते हैं।
उनमें से एक का नाम होता है सैमल। सैने असल में एक गुंडा है दोस्तों, जिसे एक बार अमू ने किसी बात के लिए धमकाया भी था और कहा था कि तुम्हारे पास सिर्फ 24 घंटे हैं। अब ये कहानी में कौन सा नया मोड़ आ चुका है, पर्दा उठाने के पुलिस अब अमू की उस राइटिंग को देखने लगती है जो कि अमू ने एक रात पहले सिस्टम पर टाइप करके किया था, वो भी हड़बड़ी में। अगले सीन में हमें आगे की कहानी दिखाई जाती है। दरअसल पुलिस ने एक ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग डिवाइस को रिकवर किया था जो कि अमू ने ऑनलाइन ऑर्डर देकर मंगवाया था। तो अब उस डिवाइस के जरिए पुलिस के साथ साथ हमें भी कहानी आगे देखने को मिलती है। असल में दोस्तों, जब से अमू ने मेंशन में कर्णिका की आत्मा को देखा ना पहली बार, तब से वो बड़ी बेचैन हो गई। तो एक रात उसको कुछ ऐसा एहसास होता है कि वह अपनी लिखी कहानी को निकाल कर देखती है तो उसमें कहानी के कुछ हिस्सों को मार किया होता है। अमू को यह समझने में देर नहीं लगती कि कर्णिका की आत्मा उसे यह इशारा दे रही है कि यह सारी बातें कहानी में गलत है, कुछ तो इस कहानी में ऐसा है जो किसी को नहीं पता है। तो अमू अपने दोस्त सिद्धार्थ को ये सारी बातें बताती है और कहती है मुझे ये स्टोरी पूरी करने के लिए उसकी इन्वेस्टिगेशन करनी होगी और इसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। तो पहले तो सिद्धार्थ अमू की यह आत्मा वाली बात का बड़ा मजाक उड़ाता है, लेकिन फिर उसका मन रखने के लिए वो हाँ कर देता है। और फिर उसी दिन सिद्धार्थ अमू के साथ उसी मैंश में पहुंच जाता है, जहां पर अमू अभी भी यह नोटिस करती है कि सिद्धार्थ मेरी उस आत्मा वाली बात को मजाक में अभी भी ले रहा है। इसीलिए अमू तुरंत उसी कमरे में जाती है जहां उसे कर्णिका दिखी थी। तो अमू मन ही मन कर्णिका की आत्मा से कहती है अगर तुम यहीं पे हो तो अपने होने का सबूत दो ताकि तुम्हारी कहानी को पूरा कर सको। लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ नहीं होता। यहां सिद्धार्थ अमू को चलने के लिए कह देता है कि कुछ नहीं है चलो, लेकिन उसके पीछे मुड़ते ही अमू और सिद्धार्थ दोनों को ही घुंघरूं की आवाज आती है, जिसे सुनकर अमू एकदम खुश हो जाती है और सिद्धार्थ हो जाता है शॉक। तो अब ये लोग कर्णिका और उसके परिवार के बारे में वहां पड़ोस की महिला से पूछताछ करते हैं, जो बताती है कि कर्णिका के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में मंगल जाते वक्त हुई थी। इसके बाद से कर्णिका का भाई कर्ण एकदम से बदल गया था। वो गलत लोगों के साथ उठने बैठने लग गया था, पीने लगा था और रोज घर देर में आता था। यहां तक कि वह अपनी बहन का भी कुछ खास ख्याल नहीं रखता था। और फिर धीरे धीरे कर्ण से कर्णिका डरने लगी। बाकी जब नंदन और कर्णिका के बारे में कन्नन को पता चला तो उसने अपनी बहन पर सख्ती दिखाई, जिसकी वजह से कर्णिका ने अपनी जान दे दी। साथ ही इस घटना के कुछ दिनों के बाद कर्ण को न जाने क्या हो गया कि उसने वासु को ही जान से मार डाला। जिन्हें वो अपने पिता की तरह मानता था उन्हें मार डाला। बताओ, वासु के खून के इल्जाम में पुलिस ने कर्णन को अरेस्ट कर लिया और सारे सबूत कर्णन के खिलाफ तो थे, तो उसको 7 साल की कैद हो गई। अब आगे दोस्तों, अमू को इस मेंशन के बाहर एक रक्षा सूत्र बंधा हुआ दिखाई देता है। इसके बारे में पूछने पर वो महिला बताती है ये सब होने के बाद लोग अचानक से कहने लगे कि उन्होंने कर्णिका की आत्मा को महल में देखा, इसीलिए उन्होंने कर्णिका की आत्मा को महल के अंदर कैद करने के लिए ये बांध दिया। लेकिन मुझे इन बातों पर विश्वास नहीं होता। इस पॉइंट पर सिद्धार्थ पूछता है कि आप क्या कर्णिका की किसी दोस्त को जानती है? तो वो महिला बताती है कि यहां सर कर्णिका से मिलने के लिए उसकी एक दोस्त आया करती थी, लेकिन उसका नाम क्या है वो मैं भूल गई। महिला के इतना कहते ही अमू के मुंह से एक नाम निकलता है, आराधना, जो कि उसके मुंह से सिर्फ यूं ही निकल गया था दोस्तों। और आराधना ही कर्णिका की वो दोस्त थी जिसके पास के गांव में एक आर्ट और डांस स्कूल है। तो बस दोस्तों, सिद्धार्थ और अमू निकल जाते हैं आराधना से मिलने के लिए। तो रात होने तक ये लोग आराधना के आर्ट्स एंड डांस स्कूल पहुंच जाते हैं, जहां आराधना इनको बताती है कि कर्णिका असल में नंदन से प्यार करती थी, जिसे जब कर्णिका के भाई ने एक दिन पकड़ लिया तो उसे काफी मारा। नंदन उसके अगले दिन मेरे पास आया और मुझे एक खत देकर बोला कि इसे कर्णिका को दे देना। मैंने कर्णिका को खत दे दिया। नंदन भी चला गया और उसके बाद से वापस नहीं आया, बल्कि कर्णिका ने भाई ने उसको घर से निकलने या किसी से भी मिलने जुलने पर रोक टोक लगा दी थी। उन्होंने तो मुझे भी कर्णिका से नहीं मिलने दिया और फिर कर्णिका ने वो गलत कदम उठा दिया जो किसी को उम्मीद नहीं थी। कर्णिका की मौत के फिर कुछ दिनों के बाद मैं भी यहाँ से चली आई और अपना आर्ट्स एंड डांस स्कूल यहाँ खोल लिया। मैं जिस स्कूल में डांस सीखती थी ना, नंदन वहाँ आर्ट्स टीचर हुआ करता था और साथ ही वह पास ही के एक मंदिर में भजन वगैरह गाने का काम भी करता था। अब दोस्तों, अमू आराधना से नंदन की फोटो मांगती है और आराध के पास उसकी कोई फोटो नहीं होती और ना ही यह बताई कि वो गांव से निकलकर कहां गया। और ये सारी चीजें बताने के बाद आराध इन दोनों को कहती है कि आज यहीं रुक जाओ। फिर अगली सुबह सिद्धार्थ और अमू जब जाने के लिए रेडी होते हैं तब वहां पर आराध आती है। उसी वक्त उसके स्कूल के आर्ट्स टीचर अंदर जा रहे होते हैं, तो उनको देखकर अमू के दिमाग में एक आइडिया आता है। कौन आर्ट्स टीचर से आराधना के बताए अनुसार नंदन का एक स्केच बनवाती है। आराधना ने बताया था कि नंदन एक मंदिर में भजन गाने का काम करता था। तो अमू उस जगह पर फोन लगाती है जहां इन्हें एक आदमी नंदन के बारे में बताता है। दोनों तुरंत उससे मिलने के लिए पहुंच जाते हैं, जो बताता है कि यह सब होने के बाद नंदन एक बार यहां वापस जरूर आया था। तो उस समय नंदन के दोस्त ने नंदन को यह बताया था कि भाई देख, मेरे गांव में कुछ काम है तो मुझे जाना होगा।
दोस्तों ये आदमी अमू को नंदन की एक फोटो देता है उस दिन की जिसमें नंदन उसके साथ एक कार के सामने खड़ा है। हालांकि ये जो नंदन का दोस्त है ना, वो बातों ही बातों में नंदन से उसका नया नंबर लेना भूल गया था। पुराना नंबर तो नंदन ने पहले ही बंद कर दिया था। अब ये सारी चीजें जानने के बाद अमू को समझ नहीं आ रहा था कि नंदन को ढूंढने कैसे है। तभी दोस्तों अमू के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो तुरंत नंदन की फोटो को देखती है। इसमें पीछे जो कार खड़ी है ना, उसके नंबर प्लेट में के L08 करके आधा नंबर लिखा हुआ है। अब के L8 नंबर तो केरला के त्रिशूल का है। तो बस ये लोग निकल जाते हैं वहां के लिए, लेकिन इनको नहीं पता है कि आखिर ये नंदन को ढूंढेंगे कैसे। यहां सिद्धार्थ अंबू से कहता है कि हम बहुत जल्दी यहां पहुंच गए हैं, आगे भी जरूर भगवान हमें रास्ता दिखाएगा। यही सब बात करते करते अचानक से सिद्धार्थ की गाड़ी बंद पड़ जाती है। इसे यह मैकेनिक ठीक कर सकता है। अब जहां पे इनकी गाड़ी खराब हुई है ना, वहीं पास में एक रेस्टोरेंट होता है जहां ये दोनों कुछ खाने पीने के लिए जाते हैं। लेकिन दोस्तों वहां पर सिद्धार्थ नंदन को देखता है, साथ ही उसकी कार को भी। वो इस बारे में अमू को भी बताता है और अमू इसी पॉइंट पर अपने गेटअप को किसी रिपोर्टर की तरह बनाकर नंदन से पूछताछ करने जाती है और सिद्धार्थ को वहीं बैठे रहने के लिए कह देती है। अमू नंदन से कहती है, मैं मैगजीन के लिए आर्टिकल लिखती हूँ और मैं इस वक्त कंडिका की कहानी लिख रही हूँ। तो अब मैं जो तुमसे पूछना चाहती हूँ, मुझे सच सच बताओ, नहीं तो यहाँ से तुम्हें पुलिस घसीटते घसीटते लेकर जाएगी। अमू नंदन से पूछती है, ये बताओ तुम दोबारा गांव में वापस क्यों गए थे। दोस्तों इसी के साथ कहानी प्रेजेंट में आती है, जहां यही सेम सवाल पुलिस भी नंदन को मारपीट कर पूछ रही है। तब नंदन बताता है कि उसने जो भी कर्णिका के साथ किया उसको लेकर उसे पछतावा हो रहा है। तो वो कर्णिका से आखिरी बार मिलकर उससे माफी मांगने के लिए गया था। लेकिन जब वो कर्णिका के कमरे की तरफ पहुंचा तो उसने देखा कि कोई शख्स कर्णिका को बेरहमी से मार रहा है। और इस पॉइंट पर कर्णिका को बचाने के बजाय नंदन ने चुप रहना सही समझा, क्योंकि वो डर गया था। और यहां ये रिवील होता है कि कर्णिका ने अपनी जान खुद नहीं दी, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। तो नंदन आगे कहता है कि देखिए सर, पहली बार मैंने इसीलिए आपसे बोला कि मैं अमू को नहीं जानता, क्योंकि मैं सिंबल से डर गया था। अगर उन लोगों को पता चला कि मैंने उनके बारे में आपको बताया है तो वो लोग मुझे जान से मार देंगे। तो पुलिस पूछती है, तुम किसकी बात कर रहे हो। नंदन कहता है, वही जिसने मुझे उस हवेली के उन रत्नों को चुराने के लिए कहा था। मैं एक एजेंट के जरिए उनसे संपर्क में था, इसलिए मुझे उनके बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता। इसके बाद दोस्तों नंदन वहां से आगे की कहानी बताता है, जब अमू रिपोर्टर बनकर उसके सामने गई थी। वो कहता है कि उसके बाद अमू वहां से चली गई और फिर अगले दिन मुझसे मिलने के लिए आई, मुझे किसी से मिलवाने के लिए। उन्हीं सब सवाल करती है कि किससे। तो नंदन यहाँ पे कर्णन का नाम लेता है। अमू नंदन को लेकर कर्ण से जेल में मिलने गई थी, जहां दोस्तों हमें पता लग जाता है कि असल में अमू कर्णन से प्यार करती थी। इसके बारे में कर्ण ने किसी को नहीं बताया था, कर्णिका से भी नहीं। अमू कहती है, अगर तुमने कर्णिका से मुझे मिलवा दिया होता तो शायद उसे प्यार में धोखा नहीं मिलता और ना ही वो मारी जाती। उसकी आत्मा आज भी उसी महल में भटक रही है। दोस्तों अमू यहाँ कर्ण से रिवील करती है कि असल में कर्णिका ने खुद की जान नहीं ली, बल्कि उसका मर्डर हुआ था। फिर वो कर्ण के सामने नंदन को लेकर आती है, साथ ही बताती है कि मैं असली कातिल को ढूंढकर तुम्हें यहां से निकाल कर रहूंगी। इतना कहकर वो वहां से बाहर चली आती है। तो इस दौरान दोस्तों नंदन ने अमू को घर तक लिफ्ट देने के लिए कहा होता है, मगर वो वहां से ऑटो लेकर निकल जाती है। और अमू ने ये ऑटो करीब 12 बजे लिया था और वो घर करीब 6 बजे शाम को लौटी और रात में किसी ने उसको जान से मारने की कोशिश की। मतलब जेल के बाद अमू कहीं और भी गई थी। पुलिस और नंदन के जरिए उस ऑटो वाले तक पहुंच जाती है, जो कि पुलिस को बताता है कि उसने अमू को किसके घर पे छोड़ा था। और दोस्तों आगे दिखाया जाता है कि अमू असल में ऑटो से जब जा रही थी तब उसने सैमुल की गाड़ी को एक एस्ट्रोलॉजर के घर से निकलते हुए देखा था। सैमुल वही था दोस्तों जिसकी गाड़ी अक्सर अमू का पीछा करती थी, और साथ ही सैमुल के बारे में अमू को नंदन ने बता दिया था। वही वो था दोस्तों जिसने नंदन को उन रत्नों को चुराने के लिए कहा था। तो फिलहाल अमू जाकर उन एस्ट्रोलॉजर से मिलती है और उन्हें सब कुछ बता देती है। दरअसल दोस्तों इन्हीं ने सैमुल के कहने पर कर्णिका की आत्मा को बांधा था। इस वजह से वो उस कमरे में कैद होकर नहीं गई, और अब सैमुल कर्णिका की आत्मा को पूरी तरह से बंधवाना चाहता है। तो एस्ट्रोलॉजर यह भी कहते हैं अमू से कि अब तक तुम यहाँ जो पहुंची हो ना, खुद से नहीं पहुंची, बल्कि कर्णिका ने तुम्हारी हर उस जगह पर मदद की जहां भी तुम फंसी थी। चाहे उस कहानी पर गलती दिखाना हो या फिर तुम्हारे मुंह से आराधना का नाम निकलवाना हो। यहां तक कि कार के नंबर प्लेट देखने का आइडिया भी तुम्हें अचानक से आ गया। फिर तुम्हारी गाड़ी का उस जगह खराब होना जहां नंदन का रेस्टोरेंट था। तुम्हें असल में कर्णिका ने चुना है और तुम्हारा उस मेंशन से कुछ तो लगाव है जिसके बारे में शायद कर्णिका जानती है। बाकी वो ऐसी आत्मा नहीं है जो अपने प्यार का इंतजार कर रही है, बल्कि वो तो अपना बदला पूरा करने का इंतजार कर रही है। प्रेजेंट टाइम में स्वामी जी ये सारी बातें पुलिस को भी बताते हैं और कहते हैं आप जिसे ढूंढते हुए यहाँ आए हो वो आज रात मरने वाला है।
जो बातें सुनकर इंस्पेक्टर तुरंत वहां से निकल पड़ता है और पास्ट में हमें दिखाया जाता है कि स्वामी जी से मिलने के बाद अम्मू सैमल के घर गई थी कि इस दौरान दरवाजा सैमल की बेटी ने खोला था और यहाँ वो पूछती है कि मुझे पता है तुमने कर्णिका को नहीं मारा, पर उसके पीछे असली मास्टरमाइंड कौन है यह मुझे बता दो, और अगर अगले 24 घंटे में तुमने मुझे नहीं बताया कि इसके पीछे कौन है तो मैं अपनी कहानी में तुम्हें फंसा दूंगी। इतना कहकर अम्मू चली जाती है। जिसके बाद दोस्तों सैमुअल उस आदमी से मिलता है जो कि इन सब के पीछे था। सैमुअल कहता है कि मैंने कई बुरे काम किए हैं लेकिन किसी की जान कभी नहीं ली। अगर मेरा नाम उस राइटर ने कहानी में लिखा तो मैं तुम्हारा भी नाम सबके सामने लेकर आऊंगा। तो इस पर वो अनजान आदमी कहता है कि तुम चिंता ना करो, मैंने सब सोच के रखा हुआ है। वो राइटर जल्दी मरने वाली है, तुम बस उस कणिका का इंतजाम करो और जिस तांत्रिक के पास मैं तुम्हें भेज रहा हूं वहां चले जाओ। जिसके लिए दोस्तों सैमुअल मान गया था। तो प्रेजेंट में पुलिस सैमुअल की बेटी से पूछताछ कर रही होती है क्योंकि सैमुअल वहां पे नहीं होता, वो शायद शहर से बाहर गया हुआ है। उसका नंबर भी स्विच ऑफ आता है। इसी बीच इंस्पेक्टर की नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें सैमुअल की बेटी ठीक वही हार पहने खड़ी है जो कि कणिका पहना करती थी। तो पुलिस के पूछने पर सैमुअल की बेटी बताती है ये हार तो मुझे एक अंकल ने मेरे बर्थडे पे दिया था। पुलिस के और पूछने पर वो बच्ची उन्हें उस आदमी के बारे में बता देती है जिन्होंने ये गिफ्ट दिया था। और दोस्तों यहाँ पे एक और चीज रिवील होती है कि जो सैमुअल है ना यह असल में कर्नलन का वही दोस्त है जिसके साथ सभी लोग उसको रहने से मना करते थे। उस समय कर्नलन ने नशे की हालत में सैमुअल को हवेली के राज और उन गहनों के बारे में सब बता दिया था। इसी वजह से सैमुअल ये सब जान पाया। खैर पुलिस यहाँ से उस आदमी के घर पहुंच जाती है जिसके लिए सैमुअल काम कर रहा है, लेकिन वहां से पुलिस को पता चल जाता है कि वो आदमी सैमुअल के साथ उसी मैंशन में गया हुआ है जहां पर कर्णिका की आत्मा भटक रही है। साथ ही पुलिस को यह भी पता चलता है कि कर्नलन जेल से भाग गया है, जो कि जेल से भागकर सीधे अपने मैंशन में आता है और देखता है कि हवेली का खजाना चोरी हो गया है। इसी दौरान दोस्तों हम सैमुअल को एक आदमी के साथ मैंशन में दाखिल होते हुए देखते हैं। इसका नाम है विनोद और विनोद असल में कोई और नहीं बल्कि वासु का बेटा है दोस्तों वासु का, और सैमुअल उसी के लिए काम कर रहा था। विनोद का इन सब से क्या लेना देना है ये जानने के लिए हमें विनोद का बचपन दिखाया जाता है। असल में एक बार क्या हुआ था बताता हूं। बचपन में खेलते वक्त कर्णिका का एक गहना जमीन पर गिर गया था। इसे विनोद ने उठा लिया तो इस पर कर्णिका के पिता ने विनोद को मारा और साथ ही डांट भी लगाया क्योंकि इस पवित्र गहने को मैंशन की औरतों और लड़कियों के अलावा किसी को छूने की इजाजत नहीं थी। ये देखकर बचपन में कर्णिका भी विनोद पर हंस पड़ी थी, जो चीज विनोद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और उसने इस मैंशन के लोगों को तबाह करने के साथ साथ इस पूरी दौलत को हड़पने का मन बना लिया। तो इसके लिए पहले विनोद ने मौका देखकर कर्णिका की अंगूठी को चुराया जब वो सो रही थी। इस अंगूठी से ही तहखाने के अंदर रखा वो बॉक्स खुलता था ना, और फिर जब उसने कर्ण के आने की आवाज सुनी तो उसने दूध में जहर मिलाकर कर्णिका को पिला दिया। जिस चीज को बाहर से नंदन ने देखा और फिर नंदन ने दोस्तों जेल में कर्णन को इसके बारे में सब बता दिया था। इसलिए कर्ण जेल से छोड़ते ही मैंशन में विनोद से बदला लेने के लिए आ गया। विनोद भी यहां से के साथ उस तांत्रिक के बताए रिचुअल वगैरह करने के लिए पहुंच गया था ताकि कर्णिका की आत्मा हमेशा हमेशा के लिए शांत हो जाए, क्योंकि वो कर्णिका ही थी जिसने अम्मू को यहां तक पहुंचाया। तो कर्णिका आगे कुछ ऐसा ना करे, इसलिए विनोद चाहता है कि वो मर जाए, मतलब उसकी आत्मा खत्म हो जाए। और इस दौरान हमें यह भी पता चल जाता है कि कर्णिका को मारने के 2 दिन के बाद जब विनोद तहखाने से बचा हुआ खजाना यानी जो नंदन नहीं उठा पाया वो खजाना चुराने के लिए गया था ना, तब उसे वासु ने देख लिया और इस पॉइंट पर विनोद ने अपने पिता को भी मार डाला। उसने दोस्तों अपने बाप तक को नहीं छोड़ा और उसने वासु को मारा था कर्ण के चाकू से, जिस पर उसी की उंगलियों के निशान भी थे ना कि विनोद के, और इसी कारण कर्ण को जेल हो गई। इधर कर्णिका की आत्मा बेसब्री से इस पल का इंतजार कर रही होती है, लेकिन वो कमरे से बाहर नहीं निकल सकती और वहीं इसी दौरान विनोद के सामने कर्ण आ जाता है। उधर पुलिस भी इसी तरफ आ रही होती है, तो उस तरफ कर्ण और विनोद में लड़ाई शुरू हो जाती है, जिसमें पहले तो कर्ण जीत रहा होता है, पर बाद में कर्ण पे विनोद हावी हो जाता है। वो कर्ण को बुरी तरह मारने के बाद उसको मारते ही जाता है, और इस दौरान सैमुअल ने कर्ण का हाथ पकड़ा होता है। और दोस्तों यहाँ पे ये भी रिवील होता है कि कर्ण के माता पिता की मौत एक एक्सीडेंट में नहीं बल्कि विनोद की इस साजिश की वजह से हुई थी। उसी ने गाड़ी में गड़बड़ी करके उनको मार डाला था। बाकी रही बात अम्मू की, तो उसे भी विनोद ने मारने की कोशिश की, मगर सही समय पर वहां अम्मू के पिता आ गए और वो बच गई और अभी हॉस्पिटल में है। इसके बाद दोस्तों विनोद की आखिरी मुठभेड़ होती है कर्ण के साथ, और यहाँ कर्ण विनोद को जान से मारकर अपनी बहन का बदला ले लेता है, जिसके बाद कर्णिका की आत्मा को आखिरकार संतुष्टि मिल जाती है। हॉस्पिटल में जेल जाने से कर्ण बेहोश बड़ी मुंह से मिलता है। इंस्पेक्टर कर्ण से कहता है कि तुम्हें अब सिर्फ 2 साल तक की सजा होगी, तुम जल्दी आजाद हो जाओगे। इन समय सैमुअल भी पुलिस के सामने सरेंडर कर देता है।
आखिर में कणिका की आत्मा जब खुशी खुशी जा रही होती है तभी उसे पीछे से किसी की आवाज आती है जो कि कणिका का नाम पुकार कर उसे रोकती है। इसके बाद दोस्तों सिद्धार्थ को दिखाया जाता है जो कि मन ही मन कह रहा होता है कि अमो, जब तुम्हें होश आएगा ना तब तुम शायद खुश नहीं होगी, क्योंकि शायद तुम्हारा मकसद पूरा नहीं हुआ। तुम्हारा उस हवेली के साथ कर्णिका के पूर्वजों की पुरानी हवेली और उस शेषनाग देवता की मूर्ति से कुछ लेना देना तो जरूर है। हालांकि आखिरी बार उस शेषनाग की मूर्ति को हमने कणिका के एक दोस्त शिवा के हाथों में देखा था। अब ना जाने क्या होने वाला है और वो प्राचीन मूर्ति कहाँ है जो कि किसी खजाने, नाग या जेवरात से कीमती है। तो बस दोस्तों, इसी सेकंड पार्ट के सस्पेंस के साथ मूवी यहां पर खत्म हो जाती है।